नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की जो सेकंड बुक है वितान, उसे पढ़ रहे हैं और उसका अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है भारत की कलाएं। इसे हम पढ़ रहे हैं। अब तक इस चैप्टर के अंदर चित्रकला के बारे में पढ़ चुके हैं और संगीत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ जो संगीत है वो वैदिक काल से ही था। और चित्रकला के अंदर भी अगर हम बात करें तो शैल चित्र क्या थे, लघु चित्र क्या थे, लघु चित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ सके। आज इस वीडियो के बारे में हम नृत्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कौन कौन से नृत्य फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। साथ ही हमारा जो नृत्य कला है वो कहाँ से उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो जो भरत मुनि हुए हैं उनका जो नाट्य शास्त्र है उनके अंदर उस कला के नियमों के बारे में अच्छे से बताया गया है। और वहाँ नृत्य और नृत्य इन दो शब्दों के अंदर भी उन्होंने अंतर बताया है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं नृत्य कला। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर? नृत्य कला के अंदर बात करेंगे कि ये जो नृत्य कला है ये आखिर है क्या, किस तरह से इसमें बात हो रही है। तो भारतीय कला, भारतीय संगीत की तरह ही नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। यानी जिस तरह से भारत के संगीत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, उसी तरह भारत के अंदर जो नृत्य है उसमें भी बदलाव नहीं आया। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं। यानी पहले जो नाचने वाले नर्तक थे और आज के समय में नाचने वाले जो नर्तक हैं उनमें नृत्य कला के नियमों का वो पालन करते रहे हैं, जिसका आधार क्या है? अभिनय है। उनका मुख्य रूप से मूल आधार क्या है? आधार है। और इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। तो देखिए, हम बात ये कर रहे हैं बच्चों, भारतीय नृत्य का मूल शास्त्र जो है भारतीय नृत्य कला का, भारतीय नृत्य का मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भारतीय नृत्य का मूल शास्त्र क्या है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और इस नाट्य शास्त्र के अंदर उन्होंने नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। इस नाट्य शास्त्र में नृत्य व नृत्य दो शब्द मिलते हैं। इन दोनों का अंतर समझिए। क्या कहते हैं बच्चों? दो शब्द मिल रहे हैं। सबसे पहले बात हो रही है नृत्य की। किसकी बात हो रही है? नृत्य। इसका मतलब क्या होता है कि नृत्य जो होता है इसमें नृत्य अर्थात वह अभिनय जिसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। वह अभिनय जिसमें शब्द एवं भंगिमा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब समझिए क्या है कि ऐसा अभिनय जहां पर शब्दों का और भंगिमा का मतलब होता है चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, चेहरे के जो भाव होते हैं, चेहरे के ऊपर दिखने वाले जो मुद्राएं होती हैं उनको बोलते हैं भंगिमा। तो जो नृत्य होता है उसका मतलब होता है वह अभिनय जिसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करते हैं नृत्य की। किसकी बात करते हैं? नृत्य। वह अभिनय जिसमें
भाव एवं भंगिमा महत्वपूर्ण है। यानी कि नाट्य शास्त्र में दो तरह के नृत्य कला का वर्णन हो रहा है। एक तो नृत्य होता है, एक नृत्य होता है। नृत्य मतलब वह अभिनय जिसमें शब्द एवं भंगिमा महत्वपूर्ण है, और नृत्य मतलब वह अभिनय जिसमें भाव एवं भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों के अंदर अंतर मिलता है। तो दोबारा सुन लीजिए, भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम ही बदलाव लाए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार अभिनय है। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं, और ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। नृत्य में जो है शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है, और नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। यानी इमोशन का बहुत बड़ा महत्व इस चीज़ का होता है। भारत लोक नृत्यों में समृद्ध रहा है। यानी जो भारत है वो हमेशा से लोक नृत्यों के अंदर क्या रहा है, समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी अपनी नृत्य कलाएं रही हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब से नृत्य कलाओं का संबंध है। यानी कि हमारे समाज के अंदर जो दैनिक जीवन के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, जिनका संबंध हमारे दिनचर्या से होता है, उन सभी के साथ में नृत्य कलाओं का भी क्या रहा है, संबंध रहा है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, यानी कि खेती से जुड़े हुए जो समुदाय हैं उनके जीवन में ऋतुओं का बदलना महत्वपूर्ण है। फसलों की बुवाई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, ऋतुओं का बदलना उनके पाँवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पाँव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक ओर शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ से हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थान की महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढक करके घूमर नृत्य करती है। तो देखिए, सभी राज्यों के नृत्यों के बारे में आ रहा है। पंजाब का कौन सा नृत्य है, गिद्दा। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं और राजस्थान की महिलाएं घूमर करती हैं। गुजरात में डंडिया के सहारे स्त्रियां गरबा नृत्य करती हैं। तो गुजरात के अंदर जो गरबा है वो फेमस है। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, महाराष्ट्र के अंदर ये जो लावणी नृत्य है अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक यानी कि इंद्रियों का आकर्षण करने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, और गुजरात की टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलियान में किया जाता है। तो यह असम का क्षत्रिय नृत्य है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। ठीक है, निकोबारी नृत्य है वो अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलहम, तो वहीं पर पंथी और राउत छत्तीसगढ़ी तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। तो बच्चों ये बात यह है कि आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके वहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सभी लोक नृत्य आप लोगों को ये याद करने एक तरह से, इनमें समझाने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। ठीक है, गुजरात के अंदर गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का झाऊ उल्लेखनीय हैं। अलग अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है, ये सभी नृत्य समूह में होते हैं।
सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा ये ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। विद्वानों का ये मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य क्या हुआ है, विकसित हुआ है। भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा हुआ है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा, भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आँख, भौहों या फिर नासिका के नाक के माध्यम से खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला के अंदर मिलती है। यानी कि नृत्य के माध्यम से हम न जाने कितने भावों को व्यक्त कर देते हैं। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। आपने जैसे भरतनाट्यम देखा होगा, ठीक है ना, कथक देखा होगा, तो उसके अंदर हाथों की जो मुद्राएं होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। असम के क्षत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। चूँकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसलिए ज़्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो शास्त्रीय रूप है इन लोक कलाओं का अचानक से नहीं पहुंचा है, बल्कि वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच भी एक अंतर संबंध दिखेगा। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई हैं। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा है। सभी लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की एक अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संगीत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुदेव कुटुंबकम मतलब सारा संसार एक परिवार की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद का मतलब होता है शिष्य। आज पूरा विश्व है, यानी कि सब भारत की कलाओं के प्रति जो है इतना अपनापन व्यक्त करते हैं। तो ये लोक नृत्य के बारे में बच्चों अपन सब नोट कर लेंगे। मैंने लिखे नहीं है कि भारत के लोक नृत्यों में समृद्ध रहा है और हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं अलग रही हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थान की महिलाएं घूमर करती हैं, गुजरात की स्त्रियां गरबा करती हैं, महाराष्ट्र की महिलाएं लावणी करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि भारत लोक नृत्यों से समृद्ध
रहा है। ठीक है ना। तो लोक नृत्यों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो लोक नृत्य होता है और एक शास्त्रीय नृत्य होता है। दो तरह के नृत्यों के बारे में यहाँ पर बात आ रही है। तो नृत्य कला के बारे में हम लिख लेते हैं कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। लोक नृत्य तो कौन कौन से हैं और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। एक तरफ अपन बात करेंगे लोक नृत्य, किसकी बात करेंगे, लोक नृत्य की बात करेंगे, और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। दो तरह के नृत्यों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। लोक का मतलब लोक हो गया सांसारिक, यानी कि हमारे क्षेत्रों के अंदर, क्षेत्र विशेष में विभिन्न ऋतुओं के समय, ऋतु परिवर्तन के समय, त्योहारों के समय, उत्सवों के समय जो नृत्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने लोक नृत्य कहलाते हैं। और किसी शास्त्रीय नियमों से बंधे हुए, किसी शास्त्र का पालन करने वाले जो नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य हो गए एक तरह से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, पंजाब की महिलाएं गिद्धा करती हैं। हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही हैं। एक बार थोड़ा सा चलिए देखिए, पंजाब की महिलाएं क्या करती हैं, गिद्धा करती हैं। राजस्थान की महिलाएं घूमर करती हैं। गुजरात की स्त्रियां गरबा करती हैं। तो लोक नृत्यों के अंदर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले पंजाब की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, गिद्धा नृत्य करती हैं। कौन सा करती हैं, गिद्धा। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है राजस्थान की। राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो घूमर करती हैं। कौन सा करती है नृत्य, घूमर। गुजरात की तो ये गरबा, गुजरात की गरबा। महाराष्ट्र की लावणी नृत्य का नाम है। ये लावणी नृत्य कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का। ठीक है। और मैसूर में डोडवा कबीले के लोग जो हैं बाला कल नृत्य करते हैं और केरल के लोग कुरुवांजी नृत्य करते हैं। गुजरात के अंदर जो टिप्पणी नृत्य है वो भी फेमस है। तो अलग अलग तरीके से ये गाया जाता है। लोक नृत्यों के अंदर और कौन कौन से उल्लेखनीय नृत्य हैं, तो यहाँ पर निकोबारी, एक तो कौन सा नृत्य है, कौन कौन से फेमस है, देखो एक तो है निकोबारी। कौन सा नृत्य है, निकोबारी। तो ये जो निकोबारी है कहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर कौन सा नृत्य हो रहा है, निकोबारी। ये कहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार के अंदर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो निशी, तो ये निशी जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर निशी नृत्य होता है। और तीसरे के अंदर अगर बात करें बिहू, तो ये जो बिहू नृत्य है, लोक नृत्य है, ये असम के अंदर होता है। कहाँ पर होता है ये, असम के अंदर। कोलहम, कोलहम जो होता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, आंध्र प्रदेश। कोलहम। पंथी, ये जो पंथी है ये कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, ये ब्रैकेट में नोट कर लेना। फिर हम बात करते हैं राउत लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है? झारखंड का। राउत लोक नृत्य झारखंड का फेमस है, ठीक है। गरबा, रास, टिप्पणी, ये तीन चीज हैं। एक तो गरबा, रास और टिप्पणी, ये गुजरात के हैं लोक नृत्य। कहाँ के हैं ये? गुजरात के हैं। नागमेन और किन्नौरी, ये यहाँ पर नोट कर देता हूँ। नागमेन एवं किन्नौरी, ये नृत्य कहाँ के फेमस हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और झाओ, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इन नृत्यों में एक समानता यह है कि सभी समूह में किए जाते हैं। स्त्री पुरुष मिलकर के साथ करते हैं और स्त्री पुरुष मिलकर एक दूसरे से, स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं, नाचते हैं। नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से, तो ये इसकी विशेषता है कि सभी नृत्य जो होते हैं वो समूह के अंदर होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में होते हैं। स्त्री पुरुष मिलकर दोनों साथ में इन नृत्यों को करते हैं। इन सभी नृत्यों की ये विशेषता है कि ये नृत्य जो है हमेशा समूह में होंगे, स्त्री पुरुष दोनों इन नृत्यों को करते हैं और इनका संबंध धार्मिक अनुष्ठानों से होता है कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, जैसे दुर्गा पूजा होती है तो गरबा होता है ना, डांडिया होते हैं, ऐसे सबका अपने अपने क्षेत्रों के अंदर धार्मिक जो पर्व होते हैं उनके साथ में इनका संबंध होता है। तो ये ध्यान रख लेना कि पंजाब के अंदर महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थान की महिलाएं घूमर करती हैं, गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र की जो महिलाएं लावणी नृत्य करती हैं, निकोबारी अंडमान निकोबार में, निशी अरुणाचल प्रदेश में, बिहू असम में, कोलम आंध्र प्रदेश में, पंथी छत्तीसगढ़ में, राउत झारखंड में, गरबा, रास, टिप्पणी गुजरात के अंदर है, नागमेन एवं किन्नौरी जो है हिमाचल प्रदेश में, और झाओ जो है बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अंदर फेमस है। तो ये सब लोक नृत्य हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो है बच्चों शास्त्रीय नृत्य। तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ के नृत्य मुख्य रूप से फेमस हैं। तो इनको भी मैं आपके सामने नोट कर देता हूँ कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से नृत्य हैं? भारत के शास्त्रीय नृत्यों के अंदर, भारत के शास्त्रीय नृत्य, अब ये भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और ये भारत के लोक नृत्य हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कथकली, कौन सा है? कथकली। ये कथकली कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। और दो हैं, एक तो कथकली और दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर पर है बच्चों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये केरल के हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कथक, ये उत्तर प्रदेश, कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है कथक। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें ओडिसी, तो ये ओडिसी जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, वो सॉरी शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। मणिपुरी, मणिपुर का है। भरतनाट्यम,
कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। और 7वें नंबर पर है सत्रिय। सत्रिय नाटक जो है ये असम का है, ठीक है, असम का है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों तरफ से आपके सामने नोट हो गए हैं कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारत का, और ये भारत के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। ये भारत के क्या हैं, भारत के लोक नृत्य और भारत के शास्त्रीय नृत्य, दोनों के अंदर अंतर ध्यान रख लेना। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, और भरतनाट्यम जो है कर्नाटक तमिलनाडु का है, क्षत्रिय असम का है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी आप लोगों को एज ए नॉलेज थोड़ा सा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि हम लोक नृत्य और जो शास्त्रीय नृत्य हैं इन दोनों के बारे में समझ सकें। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति और लय महत्वपूर्ण होती है, और भारत के जो नृत्य हैं उनका सबसे आकर्षण का रूप जो होता है वो होता है बच्चों इनके अंदर, अगर हम बात करें कि आकर्षण, हाथों की विभिन्न मुद्राएं, हाथों की जो मुद्राएं हैं वो इसका आकर्षण का क्या होता है, केंद्र होता है। तो चलिए अब यहाँ इनके जो क्वेश्चन आंसर है इनके बारे में बात करते हैं। जो पाठ्य पुस्तक वाले पीछे प्रश्न दे रखे हैं उनको ध्यान से समझिएगा बच्चों। कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है? कला और भाषा, तो मैंने शुरू के वीडियो जो देखा था उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, वापिस से सुन लीजिएगा कि कला की अपनी एक भाषा होती है। कला की क्या होती है? अपनी एक भाषा होती है। जिस तरह से मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को या आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन वह भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, उसी तरह से कोई कलाकार अपने मन के भाव और विचारों को या आसपास के प्रकृति का जो वर्णन है वो विभिन्न कलाओं के माध्यम से भी कर सकता है। जैसे समुद्र में उठती गिरती लहरें जो हैं एक चित्रकार रंगों के माध्यम से उसे व्यक्त कर देता है, ठीक है। चिड़ियों का जो चहचहाना है वो एक गीतकार जो गायक होता है वो अपने गीतों के सुर में उसको बता देता है। तो इस तरह से ये बात करी जाए तो जो कला और भाषा जो है उन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रश्न को देखिए, कलाओं की अपनी एक भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति और भाव और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अर्थात भाषा हमारे भाव और विचारों को क्या करती है? व्यक्त करने का साधन है। उसी तरह कला, चित्रकारी, संगीत और नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति एवं भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है, चिड़ियों की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है और नर्तक विभिन्न भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। इस प्रकार से कलाकार कभी चित्रों में, कभी गीतों में, कभी नृत्य में, कभी संगीत में अपने भाव और विचारों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाषा और जो कला है उन दोनों के बीच में एक गहरा आंतरिक संबंध होता है, एक गहरा जुड़ाव एक दूसरे से होता है। ये चीज़ आप लोग समझिए। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? यानी भारत की कला और भारत की संस्कृति में बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारत की विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, यानी जो भारत है वो विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। हमारी जो पहचान है वो विविधता है, विविधता ही हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों, त्योहारों के साथ साथ विभिन्न कलाएं भी हमारी एक अनूठी पहचान है। भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, यहाँ अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और हमारी कलाओं को इन त्योहारों और उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये जो कलाएं हैं बच्चों, जन्म उत्सव से लेकर शादी, विवाह, पूजा, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं और मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही
भारत की कलाएं हमें विरासत के प्रति उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। तो हमारी जो कलाएं हैं उनका पर्व और त्यौहार और फसलों से जुड़ाव एक तरफ है, इन्हें केवल मनोरंजन होने से बचाता है, तो दूसरी तरफ यह पहलू प्राचीन परंपरा से सतत निरंतर है। तो ये पैराग्राफ मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उस समय मैंने कहा कि अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, वहाँ पर आप लोग इस पैराग्राफ को समझकर अच्छे से इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रश्न और हैं, इसमें ज़्यादा प्रश्न दे नहीं रखे, 3 ही प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि शास्त्रीय कलाओं का जो आधार है वो जनजाति और लोक कलाएं हैं। यानी कि जितनी भी शास्त्रीय कलाएं हैं उनका जो मूल रूप में आधार है वो जनजाति और लोक कलाएं हैं। अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क देने, यानी कि जितनी भी कलाएं हैं उनका विकास आखिर कैसे हुआ है, वो लोक कलाओं से ही हुई हैं, वो जनजातीय लोगों के द्वारा ही विकसित हुई है। धीरे धीरे उनको नियमों में बांधा गया है, तभी जाकर के वो शास्त्रीय संगीत के रूप में, शास्त्रीय कला के रूप में विकसित हुई हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय कलाओं का जो आधार है वो जनजाति और लोक कलाएं हैं। हम इस कथन से पूरी तरह से क्या हैं, सहमत हैं, क्योंकि ये उन्हीं से विकसित हुई है। जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी है। यानी कि जो जनजाति और लोक कला हैं उनके अंदर भी एक व्यवस्था दिखाई देती है, एक व्यवस्थित ढंग से उन कलाओं को विकसित किया गया है और आगे चलकर के भी वो कलाएं जो हैं उनके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, शुरुआती दौर के अंदर कलाओं का संबंध केवल लोक या समूह से ही था। सभी शास्त्रीय कलाएं अपने प्रारंभिक रूप में लोक कला और जनजातीय कला के रूप में ही थी। आगे चलकर जब इन लोक कलाओं या जनजातीय कलाओं का संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो ये कलाएं व्यक्ति केंद्रित होती चली गई, यानी व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत और नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंध गई। इस प्रकार मंदिरों में, महलों में ये विकसित होती हुई लोक कलाएं शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण करती गई और गुप्त साम्राज्य में तो ये बिल्कुल अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जितनी भी शास्त्रीय कलाएं हैं वो लोक कला या जनजातीय कलाओं से ही क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं, समृद्ध हुई हैं। तो देखिए बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना है कि जो नृत्य कला है वो क्या है। तो नृत्य, भारतीय नृत्य का जो मूल शास्त्र है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों के नाम आपके सामने मैंने लिख दिए हैं कि लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो विभिन्न उत्सवों के अंदर भारत की जो लोक जनता है वो उनके द्वारा गाया जाता है। कभी फसल कट रही है या खेती बाड़ी कर रही है या घर के अंदर कोई शादी है, कोई त्यौहार है, कोई उत्सव है, कोई मांगलिक अवसर आ गया है, तो उस समय ये नृत्य किए जाते हैं। तो पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थान की महिलाएं घूमर करती हैं। इनके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित रूप में ये नृत्य किया जाता है सारे के सारे। तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ हमारी ये जो बुक है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है बच्चों। एक विशेष सूचना यही है कि अब हम इस बुक को करने के बाद में और धीरे धीरे हम लोग जो आप सभी ये जान गए होंगे कि अगले साल में जब आप 12th में हो जाओगे तो वहाँ पर भी आपको NCERT वाला ही सिलेबस पढ़ने को मिलेगा और वहाँ पूरा सिलेबस आना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी अभी से वो तैयारी शुरू करवा दें ताकि आने वाले समय के अंदर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आप लोगों को पूरे अच्छे ढंग से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उन सभी चैप्टर को अच्छे से सीख सकें, पढ़ सकें। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं अगली बार व्याकरण को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर क्या है, आलेख क्या है, समाचार क्या है, पत्र लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है। उन सभी विषयों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।